धीरज सक्सेना, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से असिस्टेंट प्रोफेसर, एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में आज अमेंडमेंट्स संशोधन पर चर्चा कर रहा हूँ। साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली बार चर्चा कर ही चुके हैं, 1872 में पारित हुआ था। करीबन 111 साल बाद इसमें पहला परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई और 1983 में इस अधिनियम में धारा 113 क 113A इंसर्ट की गई, जो कि उपधारणा खंड है। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है या वो आत्महत्या कर लेती है, तब उसकी आत्महत्या को दुष्प्रेरण करने के संदर्भ में उपधारणा दी गई है। इसी वर्ष 1983 में इस अधिनियम में धारा 114 क 114A भी इंसर्ट की गई, जो कि तुकाराम वर्सेस स्टेट के वाद में उत्पन्न भ्रांति को रोकने के लिए किया गया था। इस उपधारा में बलात्संग के अपराध में यदि स्त्री न्यायालय में आकर यह कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी, तब न्यायालय उसकी सहमति नहीं थी ये उपधारणा करेगा, ऐसा प्रावधान धारा 114A में किया गया है। इसके पश्चात 1984 में इस अधिनियम में धारा 111 क जोड़ी गई 111A, जो कि लोक शांति से विघ्न उत्पन्न होने वाले क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात 1986 में इस अधिनियम में धारा 113 ख जोड़ी गई 113B, जो दहेज मृत्यु के बाद में न्यायालय में आरोपित व्यक्ति ने अपराध किया है, उस स्त्री की मृत्यु कारित की है, ऐसी उपधारणा करने का प्रावधान बनाया गया है। यदि उस स्त्री की मृत्यु होने से ठीक पूर्व उसके पति या अन्य नातेदारों ने उसको दहेज के संदर्भ में प्रताड़ित किया हो या उससे दहेज के बारे में मांग की हो, उस परिस्थिति में उपधारणा का प्रावधान है। इसके पश्चात इस अधिनियम में 2002 में धारा 146 में एक परंतुक जोड़ा गया और उस परंतुक में ये प्रावधान किया गया कि बलात्संग के अपराध में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा जो उस स्त्री के सामान्य अनैतिक आचरण के बारे में हो। इसके पश्चात इस अधिनियम में 2003 में धारा 155
4 को रिपील किया गया है, जो इसी संदर्भ का प्रावधान करती थी। इसके पश्चात इस अधिनियम में 2005 में धारा 154 को रीडिज़ाइन किया गया और इसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 इंसर्ट की गई और सब्स्टिट्यूट किया गया है। वर्ष 2000 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया था, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। और उस अधिनियम में जैसा कि आप जानते हैं कुछ विशेष शब्द अप्लाई किए गए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आदि। तो उन शब्दों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जोड़ा जाए, इसके लिए वर्ष 2000 में इसमें संशोधन किए गए और इस अधिनियम की धारा 3, धारा 17, धारा 34, धारा 35, धारा 39 और धारा 131 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आदि शब्द सब्स्टिट्यूट किए गए। साथ ही वर्ष 2000 में ही इस अधिनियम में धारा 22A, 47A, 65A, 65B, 67A, 73A, 81A, 85A, B, C, 86A, 90A भी जोड़े गए और इनमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को कैसे साबित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कब मान्य किया जाएगा आदि के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो 2013 में 114A में कुछ अपराध जोड़े गए। आप जानते ही हैं, पिछले वर्ष आपने आईपीसी पढ़ी है, तो वर्ष 2013 में आईपीसी में धारा 354 में और 376 में ख़ास तौर पर विशेष परिवर्तन किया गया था। तो उन्हीं परिवर्तनों के समरूप इस साक्ष्य अधिनियम को बनाने के लिए धारा 114A में भी वे अपराध जोड़े गए। इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो 2013 में ही धारा 53A इंसर्ट की गई, जो अभियुक्त के आचरणशील के साक्ष्य के विषय में है। और धारा 114A, धारा 119 और धारा 146 में कुछ शब्दों का अंतःस्थापन, सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसी कड़ी में यदि हम देखें तो वर्ष 2016 में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 152nd रिपोर्ट पर आधारित था और उसमें इस अधिनियम में धारा 114 ख 114B को जोड़ने के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम और कस्टडी में जो मौत होती हैं पुलिस थाने में, उनके बारे में कुछ प्रावधान किए जाने के बारे में ये बिल लाया गया था। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो 2018 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी के साथ साथ
इंडियन एविडेंस में भी कुछ परिवर्तन किया गया और ये चूँकि वर्तमान में भारत में बलात्संग के अपराध कुछ तेज़ी से बढ़ते हुए पाए गए हैं और इनमें भी ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के घृणित अपराध ज़्यादा देखे गए हैं। इसलिए समयानुकूल बनाने के लिए 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार करने के संदर्भ के केसों में 2 माह में केसों को निपटाने और मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही यदि इन केसों में कोई अपील की जाती है तो उन अपीलों को भी 6 माह में निपटाया जाएगा, ऐसा प्रावधान अमेंडमेंट एक्ट 2018 में किया गया था। उसी के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A और 146 में भी सब्स्टिट्यूशन किया गया है। अब यदि हम अंतिम अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंडमेंट बिल 2019 में लाया गया है, जो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जो एक हाउस ऑफ स्टेट राज्यसभा के एक सदस्य हैं KTS तुलसी साहब, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, नवतेज जौहर बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 में नॉट कंसेशुअल सेक्सुअल कोर्स को बाहर किया था कि जिन मामलों में कंसेशन है, सहमति है, उन मामलों को धारा 377 से बाहर किया जाए। तो उसी संदर्भ में इन माननीय सदस्य ने एक बिल राज्यसभा में पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 377 में असहमति को हटाया जा सकता है तो उस आधार पर 376 में भी परिवर्तन होना चाहिए। 376 में 75 में जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ कर आए हैं कि स्त्री की सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती है बलात्संग के अपराधों में, और स्त्री को ही विक्टिम माना जाता है। लेकिन पुरुष के साथ यदि यही अपराध हो तो धारा 375 और 376 अप्लाई नहीं होती है। तो इन सदस्य का ये कहना है कि धारा 375 और 376 और 354 को भी जेंडरलेस किया जाए और इसमें स्त्री के साथ साथ पुरुष और ट्रांसजेंडर शब्द भी जोड़े जाएं। तो ये वर्तमान में राज्यसभा में पेंडिंग है। तो 1983 से लेकर 2019 तक ये संशोधन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए हैं। कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ धाराओं में संशोधन किए गए हैं। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।